बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इसका नाम है कॉमर्स एस्पायरेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अभी हाल ही में मैंने ऐड किया है हमारे चैनल के साथ, जिसमें मैं जो एम्प्लॉयमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे भारत में, उसके उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है तो मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। रेलवे का अगर कोई बड़ा वैकेंसी निकलता है जिसके ऊपर लोग अप्लाई कर सकते हैं तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और इत्तेफाकन मैंने ये दोनों वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आप चाहें तो इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि दो जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकली हुई हैं अभी इस वक्त इंडिया में, जिसमें आप अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं तो प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें जा करके तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे विज़िट करके जो वीडियोस का जो टैब है आप उसमें भी सर्च करके आप उन दो वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो IBO 4 से रिलेटेड है। यूनिट 1 है इसका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो नाम से पता चल रहा है कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मतलब बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून अधिनियम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को चलाने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग तरह के जो एक्ट हैं उसका निर्माण किया गया है अलग अलग वक्त पे। तो उन सब एक्ट्स को जो है हम हमारे इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये दो वीडियो लेक्चर होगा इस टॉपिक का, ठीक है ना। एक देखो, एक 1.2 पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एन ओवरव्यू ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, है ना। देखो यहाँ पे 4 टोटल एक्ट हैं। सबसे पहले फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, द कस्टम्स एक्ट 1962, एक्सपोर्ट एक्ट जो है वो 1963। तो ये 4 एक्ट है। तो जो पहले 2 एक्ट हैं वो हम हमारे इस वीडियो में करेंगे, अगला तो जो एक्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ठीक है, ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको पढ़ते हैं फिर आपको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। The Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 and the Foreign Trade Regulation Rules 1993 and the Foreign Trade Exemptions from the Application of Rules in Certain Cases Order 1993 issued thereunder replaced the earlier legal regime consisting of Imports and Exports Act 1947 and Import Order 1955 and the Export Control Order 1988 issued thereunder are amended from time to time. Will the operation of new legal regime, the era of foreign trade controls witnessed its demise। देखो तो क्या बात बोली जा रही है कि फॉरेन ट्रेड एक्ट जो आया 1992 में, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन आया 1993 में, और फिर उसके बाद फिर फॉरेन ट्रेड एग्जेम्पशंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ रूल्स इन सर्टेन केसेस 1993 में आया। इन तीनों एक्ट्स ने जो प्रीवियस जो एक्ट्स थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947 को, और उसके बाद जो 2 और एक्ट हैं जो कि एक 1955 में और एक 1988 में आया था, इसको इसने रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करके फिर इस एक्ट को वापस नहीं, इस एक्ट को उसकी जगह पे लगाया गया। और इसको लगाने के बाद से जो पुराना एक्ट था उसमें बहुत सारे उसको हटा दिया गया और नए एक्ट में भी बहुत सारे बदलाव जो है वो समय के अनुसार करने पड़े। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट्स एंड टू augmenting exports from India for matters connected therewith and incidental thereto। देखो तो बात बोली जा रही है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का उसका यही है, उसका काम यही है कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड है उसको किस तरह से डेवलप करना और किस तरह से रेगुलेट करना है, ताकि जो आपका फैसिलिटेट करना है एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के ऊपर, मतलब एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, तभी आपको फिस्कल सरप्लस आ पाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास हमेशा जो हमारा इकोनॉमी है वो हमेशा डेफिसिट में रहा है। सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो फिस्कल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम लोगों ने सरप्लस हासिल किया हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए ये एक्ट जो है वो काम करती है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। The export and import policy of India is under this act, and any amendments to the policy provisions are also made thereunder. The permission of export and import is also given under the act by granting importer exporter code number। ठीक है, तो देखो बात बोली जा रही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, ठीक है, उसे बदला गया है कई बार, और जब भी उसे बदला जाता है तो ये जो एक्ट है हमारा, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड एक्ट, इसी एक्ट के अंदर इसमें जो है प्रोविजंस में बदलाव लाए जाते हैं। और एक बात बोली जा रही है कि जो परमिशन भी एक तरह से ग्रांट किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से,
अलग अलग लोगों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड प्रोवाइड किया जाता है IEC। दिस IEC नंबर हैज़ ऑल्सो डिस्पेंस्ड विद द नीड ऑफ कोड नंबर फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है ना। CNX के साथ भी इसका इस्तेमाल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द कमिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, contravention of any law, harming countries' trade relations or bringing dispute to the creditor of the goods of country while conducting export import transaction is also operated through suspension and cancellation of the import export code number। देखो बात की जा रही है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो आपको दिया जा सकता है अगर आप किसी तरह का कोई ऑफेंस करते हो, किसी तरह का कोई ऑफेंसिव काम करते हो, अगर आप रूल तोड़ते हो, ठीक है ना, जो कंट्री का जो ट्रेड रिलेशन है उसको अगर आप बर्बाद करने की कोशिश करते हो, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट आपको दिया जाएगा वो ये होगा कि आपका जो कार्ड है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्ड, उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। द नेसेसरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील एंड रिवीजन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। तो नेसेसरी जो प्रोविजंस होते हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप अपील कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम इस चीज़ में है, अगर आपके रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई चीज़ हुई है तो आप उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसको फिर देखा भी जाएगा, रिवीजन भी किया जाएगा। दिस एक्ट प्रोवाइड्स द पावर्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिलेटिंग टू सर्चेस एंड सीजर्स ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। ये जो एक्ट है वो पावर प्रोवाइड करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से, है ना, और रिलेटिंग टू सर्चेस एंड सीजर, ठीक है ना। तो आप सर्चेस करने के लिए या सीज करने के लिए सिविल कोड प्रोसीजर जो है 1908 फॉर मेकिंग एनी एब्जेक्शन और हेयरिंग एनी अपील और एक्सरसाइजिंग एनी पावर ऑफ रिवीजन अंडर दिस एक्ट। तो जो एक्ट है 1908 का वो भी इस तरह से इसको पावर प्रोवाइड करता है इस एक्ट को, जो जिस एक्ट की बात अभी हम कर रहे हैं, कि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल ऑफेंसिव अगर कोई काम करता है तो फिर उसको इसी के एक्ट के तहत जो है सज़ा भी दी जाती है, ठीक है। तो ये बात इसमें बोली जा रही है। तो ये पहला एक्ट था जो हम लोगों ने किया, विच वॉज फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसके बाद जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है फीमा 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के पहले फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको हटा करके फीमा को लाया गया 1999 साल में, ठीक है। तो इसको आइए देखते हैं हम लोग। द एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सितंबर 3, 1939 एज अ वॉर टाइम मेजर इन द अर्ली पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर द पावर्स कन्फर्ड बाय द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत जो पावर दिए गए थे इंडिया को, उसकी सहायता से हम लोगों ने एक एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया हमने हमारे इंडिया में 3 सितंबर 1939 में, जबकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत ही इनिशियल स्टेज था। द इमरजेंसी पावर्स वेर सब्सिक्वेंटली रिप्लेस बाई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो ये जो इमरजेंसी पावर्स थे इसको आगे जा कर के फिर एक कानून बना दिया गया, ठीक है ना। पहले ये पावर दिया गया, बाद में फिर कानून बना दिया गया, ठीक है, और उस कानून का नाम दिया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 विच केम इनटू ऑपरेशन ऑन 25 मार्च 1947। जो इस्तेमाल में कब आया, वो आया इस्तेमाल में 25 मार्च 1947 को। दिस एक्ट विटनेस्ड comprehensive revision in the wake of change needs of the economy during the post independence period and was replaced by foreign exchange regulation act 1973, ठीक है। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में आया, उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं वो बदली, फिर जो उसके बाद जो सिचुएशंस बदली हैं उसके हिसाब से फिर से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को लाया गया, ठीक है ना। उस एक्ट को रिप्लेस करके जो प्रीवियस फेरा था उसको रेगुलेशन, जो प्रीवियस फेरा था उसको रिप्लेस करके फिर 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग फेरा कहकर जानने लगे। The onset of the era of liberalization of the external sector of the economy and the industrial licenses, followed by partial convertibility of rupee and full convertibility on a current account, necessitated the need for further extension amendments in the FERA, which were brought about by the Foreign Exchange Regulation Amendment Act 1993. FERA has been replaced by Foreign Exchange Management Act 1999। तो देखो बात बोली जा रही है, जब वो एरा स्टार्ट हुआ, मतलब 1991 का एरा, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, तो उस टाइम पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो 3 कंसेप्ट है इसको लागू किया गया इंडिया में। तो ये जब चीज़ें हुई तो एक तरह से जो इंडियन करेंसी थी उसको पार्शली या फिर होली जो है कन्वर्टिबल भी किया गया अदर करेंसीज के कंपैरिजन में, है ना। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आपको नियम में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये जो बदलाव किए गए आगे जाकर के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1993 में, उसको फिर आगे जाकर के एक कानून बना दिया गया, उसको ध्यान में रखते हुए, जिस कानून का नाम दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फेरा में ही पहले अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे कि जो जो हमारे जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और फिर उस जो अमेंडमेंट्स किए गए उसी को ध्यान में रखते हुए फिर अलग से एक एक्ट फॉर्म किया गया जिसका नाम दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। फीमा हैज़ बीन brought to consolidate and amend the law relating to foreign exchange. The basic objective of this act is to facilitate external trade and payments. ठीक है ना, तो देखो बात की जा रही है कि फीमा जो है उसका जो मेन काम था वो क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको कंसोलिडेटेड बना करके रखना, उसको जमा करके रखना, और जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक्सटर्नल ट्रेड और जो पेमेंट हम करते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना और प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में डेवलप हो रहा था 1991 के बाद, क्योंकि 1991 के वक्त पे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, थोड़ा बहुत ही पैसे बचे थे, ज़्यादा डॉलर्स हमारे पास बचे नहीं थे। तो फिर जब ये एक्ट आया तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो जमा करने शुरू किए। तो उसको किस तरह से डेवलप करना है और उसको मेंटेन किस तरह से करना है, ये फीमा एक्ट में इन चीज़ों को बताया गया, प्रोविजंस जो है इस मामले में डाले गए। ठीक है, दिस एक्ट डील्स विद वेरियस रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक होल्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियलाइजेशन ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज etc। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके रिगार्डिंग जो है इसमें बहुत सारे जो नियम कानून है वो बनाए गए, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब जो एक्सपोर्ट करोगे गुड्स एंड सर्विसेज उसको लेकर के, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग जो है इस एक्ट में बातें कही गई हैं। द रोल ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, द प्रोविजन ऑफ कंट्रावेंशन एंड पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर्स ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ अपील एंड द पावर डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट आर डील्ड विद ग्रेट लेंथ इन दिस एक्ट। ठीक है, तो किसी भी तरह की जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होता था उसका काम होता था जो प्रोविज़न है कॉन्ट्रावेंशन और पेनल्टीज़ के, अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई ऑफेंसिव वर्क करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाना। ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, पावर ऑफ डायरेक्टोरेट जो है, ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड किया जाता था इस एक्ट के माध्यम से ही। ठीक है, जो ऑथराइज्ड पर्सन होता था उसके पास ये पावर होता था, और वो पावर उसको कौन देता था? ये एक्ट जो 1999 का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है वो इस पावर को उसे कन्फर करता था, प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। 2 टॉपिक हम लोगों ने किए, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 1992, और उसके बाद हम लोगों ने किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।